Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे जो आरआरबी एएलपी की वैकेंसी आई है, इसमें क्या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सैलरी हो गई, वैकेंसी हो गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई या फिर आपका इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, सीबीटी 1 कैसा आएगा, सीबीटी 2 कैसा आएगा, देन आपका सी बैट का एग्ज़ाम होगा। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनका हम जो है यहाँ पे सारा डिस्कशन करेंगे। सैलरी क्या बनती है और बेसिकली ये आपका 1900 ग्रेड पे जॉब है, बट इसके अलावेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। तो उन सब की भी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से आते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपका जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 20th ऑफ जनवरी 2024। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 19th ऑफ फरवरी, यानी कि आपका आज से जो है इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 19th फरवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो, राइट। फिर आपका जो मॉडिफिकेशन होगी विंडो की, यानी कि आपने अगर कुछ चीज़ें गलत कर दी हैं, एक्सेप्ट आपको उसमें अकाउंट फॉर्म में जो भी क्रिएट अकाउंट का फॉर्म बनाते हैं ना स्टार्टिंग में, क्रिएट अकाउंट, तो उसमें जो भी डिटेल्स डालोगे वो एडिट नहीं कर सकते हो, और जो आपने आरआरबी एक बार चूज़ कर लिया वो भी आप जो है बाद में एडिट नहीं कर सकते। तो ये बात याद रखिएगा। वैकेंसी टेबल पे भी हम जाएंगे तो कौन सा आरआरबी आपके पास पड़ता है, कौन से में वैकेंसी ठीक ठाक है, इन सब चीज़ों को देख करके ही आप आरआरबी अपना सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। ये कहानी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एएलपी की पोस्ट है असिस्टेंट लोगो पायलट और लेवल 2 है 19,900 की यहाँ पे आपकी ये इनिशियल पे है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए, यानी कि आपको किसी भी तरीके का ग्लासेस यूज़ नहीं करने हैं। विदाउट ग्लासेस आपकी जो एक्यूरेसी है आई की वो 6/6 की होनी चाहिए, और इसमें आपको कलर ब्लाइंड तो बिल्कुल ये तो फिर होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। वैकेंसीज एज ऑफ नाउ 5696 हैं, और अगेन इसमें लिखा भी हुआ है कि चेंज हो सकते हैं। हर नोटिफिकेशन में लिखा होता है प्रोविजनल है ये, तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में वैकेंसीज इंक्रीज हो जाएं, ठीक है। ये आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो आप फॉर्म भरोगे उसमें आपको सिर्फ एक आरआरबी चूज करना है और एक ही एप्लीकेशन पर कैंडिडेट यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट नहीं करना। आप सोचो मैं एक एप्लीकेशन में एक आरआरबी चूज कर लेता हूँ, दूसरे में दूसरा, ऐसा मत करना, है ना। अब एज की बात करते हैं, तो एज आपकी क्या होनी चाहिए, 18 to 30 ईयर्स, ये आपका है यहाँ पे एज। और कौन सी डेट, यहाँ पे डेट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होगी, तो 1 जुलाई 2024 यहाँ पे आपकी डेट ऑफ रिकॉर्डिंग होगी, यानी कि 1 जुलाई 2024 को आप 18 से 30 साल के बीच में होने चाहिए, ठीक है। और फिर इसमें रिलैक्सेशन जो है वो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स होंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो शॉर्ट लिस्टिंग ऐसे होगी कि आपका आरआरबी वाइज रेट ऑफ 15 टाइम्स द वैकेंसीज ऑफ दैट आरआरबी, यानी कि हर एक आरआरबी के अलग अलग यहाँ पे क्या होगा, चूज किए जाएंगे बच्चे। जैसे लेट करो आरआरबी, अभी वैकेंसीज मैंने देखी नहीं है, लेट से आरआरबी प्रयागराज हो गया, ठीक है। तो आरआरबी प्रयागराज में अगर आपकी 100 वैकेंसी है तो आरआरबी प्रयागराज से जिन बच्चों ने अप्लाई किया है ना उसमें से 1500 बच्चे यहाँ पे उठा लिए जाएंगे आपका सेकंड स्टेज सीबीटी देने के लिए, ठीक है। सीबीटी 1 के बाद क्या होगा, अगर 100 वैकेंसीज हैं तो सीबीटी 1 के बाद 1500 बच्चे यहाँ पे सीबीटी 2 दे रहे होंगे, ठीक है। फिर जो सीबीटी 2 होगा, सीबीटी 1 के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में जो है ऐड नहीं किए जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। जो बच्चे सीबीटी 2 देंगे ना वही उसके जो सीबीटी 2 के मार्क्स होंगे, आपका फाइनल जो लिस्ट बनेगी मेरिट की वो डिपेंड करेगी उस पर। इसके बाद होगा आपका सी बैट का एग्ज़ाम, जो कि साइको टेस्ट होता है। सी बैट के एग्ज़ाम के बाद आपका क्या होगा, मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा, देन आपका डीवी होके जो है आप अपनी जॉब को यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर जब भी आता है वो होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी 1/3 की होगी, ये याद रखिएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है सीबीटी 1 में भी, सीबीटी 2 में भी। साइको टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, इसके लिए हम आपको बाद में प्रिपरेशन कराई देंगे, तो टेंशन की बात नहीं है, ये तो फिर आगे की चीज़ हम देख लेंगे। अच्छा, अब क्या है आगे, ये तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनसे हमारा कोई ऐसा पर्टेन करने वाली चीज़ है नहीं कि यही लिखा हुआ है सब बच्चे एक ही जो है एक ही उसके लिए अप्लाई करेंगे आरआरबी के लिए, वही चीज़ है अगेन। एंड ये देखिए पोस्टिंग, यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेलवे सर्वेंट है वो क्या होगा आपका थ्रू आउट सर्विस, कहीं भी किसी भी रेलवे स्टैब्लिशमेंट में उसको अपॉइंट किया जा सकता है, पहला अपॉइंटमेंट, ठीक है। और उनका राइट टू ट्रांसफ़र नहीं होगा किसी भी स्टैब्लिशमेंट में। अच्छा, ये देखिएगा कि कोई भी रिक्वेस्ट, नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र टू अदर रेलवे वुड बी रजिस्टर्ड टिल द न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट कंप्लीट्स एटलीस्ट 5 से 10 साल।
यानी कि अगर आप 5 से 10 साल पूरे नहीं कर लेते, मतलब मिनिमम 5 साल तो पूरे करने ही हैं उससे, मतलब अपना ट्रांसफ़र का रिप्रेजेंटेशन डालने से पहले, ठीक है? तो ये एक यहाँ पे चीज़ है, तो आप यहाँ पे अपना जो भी आरआरबी चूज़ करो ना, इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ, आप थोड़ा देख के कि मुझे इस आरआरबी में अगर जॉइनिंग आ गई तो मैं जॉइन कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा-सा देखिएगा। अच्छा, जो एससी/एसटी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे फ्री ट्रैवल कर पाएँगे ऑन रिक्वेस्ट। जो भी ई-कॉल लेटर है वो दिखा के सीबीटी 1 के लिए, सीबीटी 2 के लिए, सीबैट के लिए, डीवी के लिए, मेडिकल के लिए, जो भी है आपका उसके लिए आप जो है फ्रीली मतलब जो भी आप ट्रेन रिज़र्वेशन और ट्रैवलिंग के लिए बुक करो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा एससी/एसटी कम्युनिटी जो आपका सर्टिफ़िकेट होता है वो ऑथराइज़्ड रेलवे स्टाफ को आप दिखाओगे तो आपको यहाँ पे जो है फ्री पास मिल जाएगा, राइट? पास क्या, बेसिकली आपका जो कॉल लेटर होता है उसके बेसिस पे ही जा सकते हो। पिछली बार भी इन्होंने क्लॉज़ डाला था। तो ये हो गया वैकेंसीज़ पे। अभी हम आएँगे जो वैकेंसीज़ आपकी एनेक्सर बी में दे रखी हैं। अच्छा, ये देखो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका वही है, A1 होना चाहिए, फिज़िकली फिट होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट, है ना? नियर विज़न भी आपका 0.6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। सारे टेस्ट आपको ये पास करने हैं, तो मतलब आईज़ आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज़ अगेन आप अगर रेलवे जो रेल होती है उसे चलाओगे तो अगेन इम्पोर्टेंट भी है, राइट? और क्या है भाई, एज लिमिट की बात हमने कर ही ली है। एक बार मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही चलता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें, सारे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे ₹500 फ़ीस है, एक्सेप्ट एससी/एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़, ईडब्ल्यूएस या ईबीसी जो बेसिकली होते हैं बच्चे, उनको यहाँ पे क्या होगा कि ₹250 की फ़ीस जमा करनी है, इनको ₹250 वापस मिल जाएँगे सीबीटी 1 का एग्ज़ाम देने के बाद। ये बात याद रखिएगा, अगर आप सीबीटी 1 एग्ज़ाम नहीं देते हो तो आपका कोई भी पैसा रिफंड नहीं होगा। यहाँ 500 में से आपके ₹400 वापस आ जाएँगे, राइट? जो अदर कैंडिडेट हैं, अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। ये कहानी होती है, पिछली बार भी इन्होंने ऐसे किया था। आरआरबी एनटीपीसी में 2 साल पैसे रख के बैठ गए थे, कितना 2 ढाई साल। तो ये चलता रहता है, क्या करें। इसके बाद ये हो गया, ईबीसी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी हो गई। चलिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे आपकी, अगर हम एग्जामिनेशन के सिलेबस की बात करें या पैटर्न क्या होगा, तो पहला जो सीबीटी 1 होगा वो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, यानी कि इसके जो नंबर होंगे आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसके बेसिस पे आपको सीबीटी 2 में एंट्री मिलेगी, राइट? लिखा भी हुआ है यहाँ पे, नॉट काउंटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल। ओके, अब जो ओबीसी एससी/एसटी कैंडिडेट हैं वो सीबीटी 2 के लिए जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उनको रिलैक्सेशन ऑफ एज के अकॉर्डिंग मतलब ऐसे आगे बढ़ाया जाएगा, जो भी होता है। पैटर्न की बात करते हैं, 1 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 75 और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा और उसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 नंबर चला जाएगा, ठीक है? ऐसी कहानी है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स होगा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मिनिमम पास परसेंटेज से भी कोई मतलब नहीं है, इसकी कट ऑफ इससे ज़्यादा ही जानी है। सीबीटी 1 जो है आपका इस तरीके से होगा कि मैथमेटिक्स में आपके ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, जो पिछली बार इन्होंने एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम कराया था उसमें इन्होंने 2 सेक्शन काफ़ी अच्छे रखे थे। पहला तो आपका ये मेंटल एबिलिटी जिसे आप रीजनिंग बोलते हो, दूसरा सेक्शन इन्होंने जनरल साइंस। ये दोनों सेक्शन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए थे यहाँ से, तो इनकी हम जो है तैयारी करने की एक बार कोशिश करते हैं कि कैसे-कैसे अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस इसमें कराए जाएँ। बाकी एक बात मैं आपको बता दूँ कि आप अभी ये जो यूट्यूब पे ड्रामा फैलेगा, अगर आपको लिटरली इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, उस चक्कर में मत पड़िएगा। अपने यहाँ दिमाग लगाना, अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना, बिकॉज़ कम टाइम में ही इसका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए जहाँ तक एक्सपेक्टेड है। तो थोड़ा-सा अपना दिमाग लगा के, है ना? ऐसा नहीं कि आप इसमें टाइम भी वेस्ट कर दो और आपका एंड में रिज़ल्ट भी कुछ ना आए, बिकॉज़ आपने उस तरीके से मेहनत ही नहीं कर पाई, आप उल्टे-सीधे ड्रामों में फँस गए। ये सब मत करिएगा, टाइम की वैल्यू को पहचानिए। देन मेंटल एबिलिटी में देखो इस तरीके के ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, एक बार पॉज़ करिएगा, देखिएगा कौन सा टॉपिक कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नाउ जनरल साइंस का जो सिलेबस है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस आएगी, यानी कि बायोलॉजी होती है बेसिकली, और पीसीबी आनी है, यानी कि 10th लेवल तक की। इसकी अगर आपको इसके नोट्स लेने हैं तो इसके नोट्स हमने ऑलरेडी गोल्डन बुक में प्रोवाइड किए हैं। इसका मैं अलग से बंडल बना दूंगा, है ना? साइंस के काफ़ी डिमांड आ रही है, तो एक हमने क्या किया है, इसमें एनसीईआरटी के बेसिस पे ही सारी चीज़ें बनी है, 10th तक की एनसीईआरटी के बेसिस पे। तो इसे अगर आप कर लोगे पूरा कंप्लीट तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है? फॉर श्योर है। इसके अलावा मैंने जनरल साइंस की फ्री क्लासेस भी करा रखी हैं, अराउंड 40 के ऊपर क्लासेस होंगी, उनको भी कर लोगे। वो भी मैंने डीएफसीसीएल के लिए कराई थी, उसमें कुछ क्लासेस एएलपी वाले क्वेश्चंस भी हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार करिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा।
देन डी सेक्शन दैट इज जनरल अवेयरनेस, इसमें आपके करंट अफेयर आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी बेसिकली करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें स्टैटिक वाले भी आ जाते हैं, तो स्टैटिक पार्ट लाइक स्पोर्ट्स का हो गया, कल्चर का हो गया, पर्सनालिटीज़ हो गई, कुछ स्लोगन्स हो गए, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक्स के हो गए, तो बेसिकली हिस्ट्री पॉलिटी इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। जैसा सीजीएल का पैटर्न है, इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग रहता है। बाकी हम किसी और वीडियो में इस पर डिटेल पे बात कर लेंगे। ना जब आपका सीबीटी 1 हो जाएगा तो सीबीटी 2 में कितने 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और जो फाइनल रिजल्ट आपका आना है ना, पैनल बनेगा, वो इसी बेसिस पे बनेगा कि आपके सीबीटी 2 में कितने मार्क्स आए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 पार्ट में इसका एग्जाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी होगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कि आपने किस स्ट्रीम में जो है एजुकेशन ली हुई है, यानी कि किस स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिसमें आपने आईटीआई का जो भी ट्रेड होगा या आपने जिसमें भी डिग्री कर रखी है अपनी इंजीनियरिंग की, तो उस बेसिस पे जो है आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। पार्ट ए 90 मिनट का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। समय 1/3 मार्किंग होगी, अगेन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब देखो सिलेबस क्या है। जो आपका पार्ट ए है, पार्ट ए में 3 सेक्शन होंगे, मैथमेटिक्स, अगेन इसमें आपका रीजनिंग आ गया, और फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब इसके ऊपर भी यूट्यूब पे कई लोग यार काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें कराते हैं, बट उसका कोई होना जाना नहीं है अगर आप इसमें टू द पॉइंट चीज़ों को करोगे। इसके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा सा, आप सीबीटी 2 के लिए आओगे ना तब इसकी तैयारी करना, तो मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कैसे करनी है। बिकॉज मैंने देखा है यूट्यूब पे काफ़ी उल्टी सीधी चीज़ें कराते हैं, टू द पॉइंट नहीं होती हैं वो। और क्वेश्चंस जो है काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इसमें, फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के। आपने की भी होगी, अगर आपने बीटेक किया है तो फर्स्ट ईयर में होता है ये सब्जेक्ट, ये आईटीआई में भी होता है कुछ कुछ, इसके में जो टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे। तो उन बुक्स से आप पढ़ना, या फिर जो नोट्स मैं आपको दूंगा उनसे करना, बेटर देन कि आप कुछ भी फलाना ढिमकाना चीज़ें करो, है ना। तो ये है। नाउ पार्ट बी में क्या होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अच्छा, पार्ट बी याद रखिएगा, क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स जो है आपके ऐड नहीं होंगे। तो इसमें आपको 35% स्कोर करना है। कितने क्वेश्चन आने थे इसमें, पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चन, यानी 75 मार्क्स के आने हैं। तो 75 का आपको सिर्फ 35% जो है लेकर के आना है। तो ये आप इसमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो अगर आप थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ के जाओगे तो आप इसको क्वालिफाई आराम से कर ले जाओगे, है ना। ये है पार्ट बी के सब्जेक्ट। इसमें आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल में तो ये ले सकते हो। और अगर आप इसमें जो आईटीआई वाले बच्चे हैं वो ये उठा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये उठा सकते हैं। देन आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं वो ये उठा सकते हैं। अगर आपको ट्रेड चॉइस लेनी है तो आप ये, मतलब ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ये आपकी क्वालिफिकेशन है। अगर आपका मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, ऑटोमोबाइल से है ना, तो इन सब चीज़ों से है अगर, तो आप ये वाले सब्जेक्ट जो है उठा सकते हो। और पिछली बार क्या था इसमें, जो 12th या जो टेक्नीशियन एसएनटी करके एक पोस्ट आई थी, टेक्नीशियन सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, उसके लिए इन्होंने 12th जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उनको भी एलिजिबल कराया था। तो उनके लिए मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस आए थे, है ना। तो ऐसा भी इस बार तो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई नहीं है। तो ये कहानी है। सीबैट में क्या होगा, सीबैट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइको टेस्ट होगा, वो हम कराते ही हैं। थोड़ा सा जो डीएफसीसीएल का हम अभी साइको टेस्ट करा रहे हैं ना, उससे और थोड़ा सा हल्का लेवल ऊपर आता है इसका, तो वो हम करा देंगे जो भी पैटर्न पे आएगा, ठीक है। इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डीवी में तो फिर कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ये मतलब पूरा एग्जाम का खाका आपको दिमाग में आ ही गया है। अब हम जरा वैकेंसीज की बात और कर लेते हैं कि आपको कौन से आरआरबी से फॉर्म अप्लाई करना ज़्यादा उचित रहेगा। एक तो आप सबसे पहले यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देख लो अच्छे से कि कोई आपको डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल बी एक्सेप्टेबल इन ल्यू ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो पहले जो, यानी कि कुछ बच्चे जो बीटेक किए हुए हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यस, लेकिन डिप्लोमा वाले जो इन्होंने सब्जेक्ट बताए हैं उनके लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने हर स्ट्रीम में बीटेक करी हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे, बात समझिएगा। इन स्ट्रीम में अगर आपका आईटीआई है, एनएसवीटी, एनसीवीटी है, एससीवीटी है तो आप अप्लाई कर पाओगे। मैट्रिकुलेशन या फिर आपका है एसएसएलसी प्लस कोर्स, और आपने एक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड्स मेंशन्ड अबव, यानी कि आपने रेलवे अप्रेंटिसशिप या फिर कोई भी जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है उससे गिवन में से ऊपर जो रिलेटेड ट्रेड है इनमें आपने अप्रेंटिसशिप का कोर्स करा है तब भी आप एलिजिबल हो। 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपकी बीटेक की डिग्री है इन सब में, ठीक।
कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन लियो ऑफ ITI, ठीक है। तो ये इन्होंने अगेन वही बात बोली है कि बीटेक वाले वही बच्चे, ऐसा नहीं है कि CS करी है और आप अप्लाई कर दो, ऐसा मत करना है ना। वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज आप यहाँ पे देख लो एक बार चार्ट, ये अहमदाबाद के लिए WR जोन आता है, यहाँ पे 95 UR की वैकेंसीज, इस तरीके से वैकेंसीज का ब्रेकअप है। तो अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें, बिलासपुर में इस बार ज़्यादा आई है, प्रयागराज में इतनी ज़्यादा नहीं है जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, प्रयागराज में इतनी ज़्यादा नहीं है, बिलासपुर में सबसे ज़्यादा है। तो ये आपकी रीजन्स है ना, तो आपको देखना क्या है मेन बात कि यहाँ पे मैं किस रीजन में, मतलब ठीक ठाक वैकेंसी भी है, मेरे पास में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाद में मैं ज्वाइन ही ना करूँ तो फिर क्या होगा, सीट भी वेस्ट होगी, आपकी मेहनत भी वेस्ट होगी, टाइम भी बर्बाद होगा। अच्छा, पहले से सोच लेना अगर आपको LP के लिए अप्लाई करना है। इसका जॉब प्रोफाइल सीधा सा है, देखो इसमें आपको थोड़ा सा वर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इजीली, ऐसा ऑफिस वाली जॉब तो है नहीं, 10 to 5 वाली है ना, तो इसमें शिफ्ट भी होंगी, कभी कभी ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, कभी आपको, तो उसमें जो भी होता है ना, पैसा, अगर आप मनी के लिए जा रहे हो, मेहनत करना चाहते हो, तो ये बेस्ट जॉब है, ठीक है। बट फिर अगर आपको कंफर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको लगता है कि नहीं मैं ज़्यादा हार्श कंडीशंस को नहीं झेल पाता हूँ, तो इतना ज़्यादा आपके लिए फीजिबल नहीं है। देखो मैं सीधा बोलता हूँ, है ना, जिससे कि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है वो ले पाएँ, और ऑर्गेनाइजेशन रेलवे को भी भाई वो बच्चे मिलें कि जो उनके लिए काम करें, है ना। आगे ऐसा नहीं है कि वो ट्रेनिंग वगैरह सब दे दें फिर बच्चे छोड़ के चले जाएं, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी घाटा होता है। ये कहानी है खैर पूरी। हाँ, बस ये सारी चीज़ें, और कोई अगर आपको इसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। बाकी इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार वो भी कमेंट करिएगा, तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। और बस इसमें सिलेक्शन आप लीजिएगा अच्छे से। एंड फिलहाल तो मैं सेशन को एंड करता हूँ। कौन सी चीज़ में आपको डाउट है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता है, अभी किसमें दिक्कत चल रही है, वो भी बताना, तो मैं देखता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें प्लान कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।